सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी। यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टडी करें या अगर आपने कभी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, साथ ही साथ ये दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। न जाने कितने मुल्क बर्बाद हुए और न जाने कितने संस्थान बर्बाद हुए। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इस दुनिया में कुछ ऐसी एजेंसीज और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आए जिनकी जिम्मेदारी इस दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करना था। इसी क्रम में जिस सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात आप लोग सुनते हैं उसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशंस की जगह ली थी और ये लीग ऑफ नेशंस का जन्म 1921 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सारी दुनिया महामारी और त्रासदी के दौर से गुजरी तो दुनिया के शीर्ष नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब इस संसार को एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो दुनिया में शांति और सह अस्तित्व कायम करने का काम करे, और इसी क्रम में लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लीग ऑफ नेशंस इस दुनिया में शांति और सह अस्तित्व कायम करने की दिशा में फेल रहा। इसके फेल होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ तो फिर से कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस को लाया गया जो नए सिरे से इस दुनिया में शांति लाने का प्रयास कर सकें, और इसी क्रम में लीग ऑफ नेशंस को भंग करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आया, और साथ ही साथ एक आई ऐसी बॉडी जो आज इस दुनिया में चर्चा का विषय है, और इस बॉडी का नाम है यूनेस्को। तो आज हम लोग एनवायरनमेंट की सीरीज में इसी यूनेस्को के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में यूनेस्को बहुत चर्चा में रहता है। यहाँ से कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आयोग की परीक्षाओं में यूनेस्को का महत्व बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात यूनाइटेड नेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दे रहा है जिसके नाम में सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन आता है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि यूनेस्को इज द सब्सिडरी बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, इसका काम क्या क्या है? इसका काम है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, विज्ञान यानी कि साइंस, और फिर कल्चर यानी कि संस्कृति, इनको पालना पोसना, एक समान रूप से पूरी दुनिया के बारे में चिंता करना, और किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान का जन्म होता है 16 नवंबर 1945 को लंदन में। अगर आप 16 नवंबर की डेट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये वो डेट है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। अक्टूबर के ही महीने में यानी कि नवंबर के ठीक पीछे 24 अक्टूबर को यूएनओ का जन्म हुआ है, और एक महीने के अंदर अंदर यूएनओ की सबसे बड़ी बॉडी के रूप में यूनेस्को का जन्म होता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि यूनेस्को को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता को समझने के लिए यदि आप इसके एम को देख लें तो बात समझ में आ जाएगी। यूनाइटेड नेशंस का एम है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व शांति एवं सुरक्षा की भावना का विकास करना। यदि यूनेस्को को विश्व शांति की जिम्मेदारी दी गई
कि यूनेस्को को पूरी दुनिया में एक ऐसी भावना का विकास करना है जो ग्लोबल पीस के ऊपर विश्वास करती हो, जो सुरक्षा के ऊपर विश्वास करती हो। तो ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में शांति आखिर कैसे ला पाएगा? तो इसके लिए आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा इस फुल फॉर्म के ऊपर। जब भी कभी विश्व शांति की बात करी जाएगी तो विश्व शांति को लाने के लिए कई सारे कारक जिम्मेदार होंगे और उन कारकों में सबसे पहले शिक्षा आएगी। तो एक ऐसी शिक्षा का विकास करना, एजुकेशन के एक ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट करना जिसमें देश एक दूसरे के साथ इंट्रा बाउंड्री शेयर कर सकें और एक दूसरे को अपने देशों में शिक्षित करने के ध्येय को लेकर के आगे बढ़ सकें। तो यदि शिक्षा को आधार बनाया गया तो विश्व शांति बहुत दूर नहीं होगी। इसी प्रकार से विज्ञान भी दूसरा फैक्टर है जो विश्व शांति की स्थापना में काम करेगा। हम वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाएंगे, विज्ञान को बढ़ावा देंगे, रिसर्च को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसर्च करने के लिए एड नहीं है, फंड नहीं है, तो उनको फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो साइंस की बात यहाँ पर करी गई है, ये भी इंट्रा बाउंड्री होगी। इसी तरीके से हम कल्चर को बढ़ावा देंगे, क्योंकि कल्चर भी वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा फैक्टर है। जब दो देशों के कल्चर आपस में मिलेंगे, जब सारी दुनिया के कल्चर आपस में मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे एक कॉमन कल्चर डेवलप होगा और ये कॉमन कल्चर ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि यूनेस्को के लक्ष्य के रूप में वर्ल्ड पीस की बात करी गई है तो वर्ल्ड पीस को लाने की शर्तें क्या हैं? तो वर्ल्ड पीस को लाने की शर्तें हैं एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यदि आप इन 3 अल्फ़ाबेट्स को निकाल दें ESC, तो ESC भी काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड हो जाता है, जिसका मतलब होता है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। अगर हम सारी दुनिया में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म साइंस और यूनिफॉर्म कल्चर को डेवलप कर लेंगे तो ये विश्व शांति का जो लक्ष्य है ये बहुत ही जल्द हम पूरा कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। जब दो देश एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से जुड़े होंगे, वैज्ञानिक रूप से जुड़े होंगे और शैक्षिक रूप से जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पर उनमें सुरक्षा की भावना आएगी, एक दूसरे से कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, साइंटिफिक डिफरेंसेस होंगे और एजुकेशनल डिफरेंसेस होंगे तो फिर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एम है यूनेस्को का, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यूनेस्को में जो मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं 193, यानी कि इस दुनिया में जितने देश हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो सारे देश यूनेस्को के मेंबर भी हैं 193। तो ये हो गया यूनेस्को का एक रफ आइडिया और ओवरव्यू। इसके बाद अब हम लोग यूनेस्को को कुछ अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर परखेंगे, जिनमें पहला पैरामीटर होगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूनेस्को का इतिहास क्या है और इसका विकास किस तरीके से हुआ। इसका इतिहास और विकास आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पर्यावरण की शिक्षा ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नहीं। लेकिन फिर भी एक रफ इंफॉर्मेशन के रूप में मैंने आपको बताया विश्व युद्ध। ना ही इस दुनिया में विश्व युद्ध होते और ना ही दुनिया भर के देश इस बात को लेकर के जागरूक हुए होते कि ये जो विश्व है ये युद्ध से नहीं चलेगा, ये खतरों से नहीं चलेगा, ये एटमी बमों से नहीं चलेगा, ये दुनिया शांति से चलेगी, सह अस्तित्व से चलेगी, एक दूसरे की निजता का सम्मान करने से चलेगी, किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात जब तक सबको समझ में नहीं आ जाएगी तब तक विश्व शांति की स्थापना नहीं होगी। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि इसके इतिहास में सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था आती है। हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक रैंडम इंसिडेंट माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद सारी दुनिया को इस बात की चिंता हुई कि क्या हम लोग आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर भी लड़ेंगे,
या हम लोग इस दुनिया में कभी शांति की बात करेंगे, कभी समृद्धि की बात करेंगे। तो शांति और समृद्धि के लिए ही लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, और लीग ऑफ नेशंस का जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, वो सबसे पहले तो ये था कि अब कभी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होने पाए। लेकिन क्या लीग ऑफ नेशंस अपने कामों में सफल रहा, या लीग ऑफ नेशंस ने अपना काम पूरी जिम्मेवारी से किया? नहीं। यही रीजन था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया, और उसकी जगह पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ आता है तो एक ऐसे संगठन की भी आवश्यकता महसूस पड़ती है जो इस दुनिया में भाईचारे की भावना का विकास करे, जो इस दुनिया में शांति को प्रेरित करे, और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों में सुरक्षा की भावना का विकास करवाए। तो इस दिशा में काम करते हुए यूनेस्को का गठन किया गया, और 1945 में ही यूनेस्को भी आ जाता है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इसका आता है वो आती हैं एक्टिविटीज़, कि यूनाइटेड नेशंस ने जब यूनेस्को को बनाया तो इसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी थी। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अपनी एक्टिविटीज़ के चलते ही यूनेस्को दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसकी पहली और जो सबसे फेमस एक्टिविटी है, इसका जो सबसे पहला कार्य है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर करना। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। पर्यावरण की समस्याओं के बारे में अब तक आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, तो आप इस बात का भी अनुमान लगा ही चुके होंगे कि प्रकृति के अंदर मानवीय हस्तक्षेप किस हद तक बढ़ चुका है। अगर हम इंसान लगातार मदर नेचर को, मदर अर्थ को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में हमेशा ही कुछ ऐसे स्थानों की पहचान की जाती रही है जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं इन द मैटर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ऐसे सेंसिटिव क्षेत्रों को, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर देना, और डिक्लेरेशन के बाद इस साइट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे रोक लगाना, और किसी भी तरीके की हंटिंग, शिकार, रिसर्च, टूरिज्म को बढ़ावा ना देना बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने का कारण होता है। तो जब भी कोई छात्र पर्यावरण का अध्ययन करता है तो आजकल के ज़माने में बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने का काम किसका है? तो ये काम यूनेस्को का होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? Which site was the first biosphere reserve in India declared by UNESCO? जवाब सोचिए और उत्तर बताइए। It was नीलगिरी 1986। वेस्टर्न घाट के अंदर जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो भारत की पहली जैव आरक्षित साइट थी, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर करने का फंक्शन यूनेस्को कब से कर रहा है? तो 1971 से ही कर रहा है, मैब कार्यक्रम के माध्यम से। मैब का अर्थ है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में मैं आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख कार्य है यूनेस्को का वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करना। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब है विश्व विरासत। जैसा कि आपने इसके फुल फॉर्म में देखा था कि हमें कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हुए वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना है। तो दुनिया भर में कई सारे ऐसे मकबरे हैं, मोनूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, किले हैं, प्राकृतिक क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं जो लोगों की भावनाओं का प्रतीक हैं, जो लोगों के कल्चर का प्रतीक हैं। तो यूनेस्को का अगला फंक्शन हो जाता है कि ऐसे प्रतीकों को कलेक्ट करना और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करना।
विश्व विरासत स्थल के रूप में डिक्लेयर करना। यानी कि वो विरासत, वो हेरिटेज अब केवल आपकी नहीं है, डोमेस्टिक हेरिटेज नहीं है, अब वो ग्लोबल हेरिटेज है। और जब इस तरीके से ग्लोबल हेरिटेजेस की एक लिस्ट बन जाएगी तो फिर सारी दुनिया में एक भाईचारे की भावना आएगी और एक दूसरे के सम्मान की भावना आएगी, जिससे ग्लोबल पीस को प्रमोट किया जा सकेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत की वो पहली साइट कौन सी है जिसको विश्व विरासत सूची में जगह मिली थी? तो वो साइट है आगरा का ताजमहल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे खूब पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से जो अगला फंक्शन आता है यूनेस्को का, वो है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। हाल ही में वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी बहुत फेमस रही। तो ये जो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी है, ये यूनेस्को के द्वारा ही बनाई गई है और दुनिया भर में इसके अनेक केंद्र हैं। जिस तरीके से आज इस दुनिया में इंटरनेट का प्रचार प्रसार हो रहा है, 4G और 5G टेक्नोलॉजी देशों की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी हैं, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। और आप भी चाहें तो अपने फ़ोन में इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली गूगल करके वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो एक्टिविटी आती है यूनेस्को की, वो है यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर। यूनेस्को ने चूंकि अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है, इसके कार्य करने का कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, इसलिए जिस भी दिशा में यूनेस्को काम करने के लिए जाता है तो उस दिशा में ये अपना एक एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, ताकि यूनेस्को के द्वारा किए जाने वाले कामों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रमोट किया जाए और प्रेरणा दी जाए। साथ ही साथ एम्बेसडर के रूप में ये ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं, या तो जो सेलिब्रिटी हों, बड़े राजनेता हों, या कोई खेल प्रेमी हों या एथलीट हों। तो इससे भी काफ़ी सारा प्रमोशन मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग गुडविल एम्बेसडर की बात करें तो इंडिया से प्रियंका चोपड़ा गुडविल एम्बेसडर बन चुकी हैं, सानिया मिर्जा गुडविल एम्बेसडर बन चुकी हैं, और भी कई सारे ऐसे छोटे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो गुडविल एम्बेसडर बनते रहते हैं और यूनेस्को के कहने पर वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हालांकि मैंने यूनेस्को के कार्यों के बारे में आपको एक संक्षिप्त विवरण दिया है। ऐसा नहीं है कि यूनेस्को की ये केवल 4 ही एक्टिविटीज़ हैं, अनेक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन फिलहाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो मुझे महत्वपूर्ण समझ में आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अगला नंबर आता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इनका ऑपरेशन कहाँ से होता है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो ऑफिस हैं वो हैं पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बेहद खूबसूरत इमारत है जिसे गार्डन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। जैपनीज आर्किटेक्चर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है और ये बेहद खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर दुनिया के सबसे बड़े शांति कार्यालय का मुख्य दफ्तर है। तो अगर कभी आपसे हेडक्वार्टर्स की बात करी जाएगी तो आपका जवाब यहाँ पे पेरिस हो जाएगा। फ्रांस को हम लोग हमेशा ही शांति का केंद्र मानते हैं। फ्रांस दुनिया का वो देश है जिसे हम लोग लोकतंत्र की जन्मस्थली मानते हैं, लोकतंत्र का जन्मदाता फ्रांस को ही मानते हैं। इसीलिए जितने भी पीस वाले हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जहां पर शांति को प्रमोट किया जाता है, सह अस्तित्व की बात करी जाती है, तो वो ज़्यादातर मुख्यालय पेरिस के अंदर ही होते हैं। तो इसी क्रम में यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है। मुख्यालय के बाद अगला नंबर आता है कि क्या यूनेस्को कुछ पुरस्कार भी देता है। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूनेस्को के सर पर आ जाती है, तो इसलिए यूनेस्को साल में कई सारे अवार्ड और प्राइज भी बांटता है। तो यूनेस्को के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उनकी कुल संख्या तो 22 है, लेकिन ये 22 पुरस्कार ना आपसे पूछे जाएंगे ना अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से मेजर अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाल ही की परीक्षाओं में देखा गया कि कलिंग प्राइज के बारे में कई बार सवाल आए। तो ये जो कलिंग पुरस्कार है, कलिंग प्राइज है, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है।
साइंस की फील्ड में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कलिंग जो है ये भारत में है। उड़ीसा को कभी किसी ज़माने में कलिंग कहते थे, जिसे अशोक ने जीता था। और कलिंग यूनिवर्सिटी भी है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कलिंग प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के छात्र छात्राएँ आकर के अध्ययन करते हैं, तो इसलिए कलिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि भारत में आमतौर पर जिस राज्य को पिछड़ा समझा जाता है छत्तीसगढ़, उसके राजधानी रायपुर को एक बार विजिट करिए। न विजिट कर सकें तो गूगल पे जाकर के सर्च करिए। और ये जो महान विश्वविद्यालय है कलिंग, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए, और दुनिया भर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं उनसे भी आप कुछ प्रेरणा लीजिए। इसके बाद अगला जो प्राइज आता है उसका नाम है सुल्तान कबूस प्राइज। और ये जो प्राइज है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपसे नाम डायरेक्टली कभी पूछ लिया गया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट टर्मिनोलॉजी नहीं नजर आती है, लेकिन ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरीके से एक पुरस्कार ये यूनेस्को प्रदान करता है, जिसे हम लोग मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इसी तरीके से शारजहां प्राइज ऑफ अरब, तो शारजहां जान रहे हैं आप, दुबई में एक जगह है, और ये अरब के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अरेबियन कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइज दिया जाता है, जिसे शारजहां प्राइज ऑफ अरब कहते हैं। अब आप लोगों की यहाँ पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कलिंग प्राइज, सुल्तान कबूस प्राइज, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड और शारजहां प्राइज ऑफ अरब कल्चर, इनकी जानकारी जुटाइए और वर्ष 2020 और 21 में ये पुरस्कार किसे दिए गए उसकी एक सूची बनाइए। तो इस तरीके से यूनेस्को के द्वारा किए जाने वाले जो प्रमुख काम हैं, पुरस्कार हैं, मुख्यालय और इतिहास की चर्चा हम लोगों ने कर ली। आशा करता हूं कि यूनेस्को की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आखिरी में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर छूट रही है वो ये है कि क्या यूनेस्को के द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो जी हाँ, कई सारे इंटरनेशनल डे आज ऐसे हैं जो यूनेस्को के द्वारा ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये दिवस किसने मनाया था पहली बार, या इस दिवस को मनाए जाने के पीछे की कहानी क्या है। तो उसकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि आज के समय में इम्पोर्टेंट क्या है। तो 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग मनाते हैं आज बड़े गर्व के साथ, वो यूनेस्को ने ही पहली बार मनाया था। तो यूनेस्को का ही ये दिवस है। इसी तरीके से इस तरफ आप देख रहे हैं कि 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, तो ये भी यूनेस्को के द्वारा ही ऑब्जर्व किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों का काम ये है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी और वर्ष 2021 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, ये थीम आपको याद करनी होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। इसी तरीके से अगर मैं, बहुत सारे दिवस हैं, इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दूं तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड HIV डे, ह्यूमन राइट्स डे, ये सारे दिवस भी यूनेस्को के द्वारा ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आपको पता होने चाहिए, जिनमें 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे दिवस और इनकी थीम्स भी आपको पता होनी चाहिए, जो आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यूनेस्को का ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। चूंकि यूनेस्को टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं आपको समझा सकूं कि बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर करना यूनेस्को का ही काम होता है, ताकि हम लोग जब इन्वायरमेंट की इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो आपको यूनेस्को को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आशा करता हूं कि आपको यूनेस्को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने सारी चीज़ों को याद भी कर लिया होगा। इन्वायरमेंट की सीरीज में अगले लेक्चर के साथ हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। यदि इस वीडियो लेक्चर में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या परेशानी है तो आप उसको बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं।
साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर्स को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए आपके सुझावों का भी हमेशा स्वागत रहेगा। मैं अपने स्तर से लगभग पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय पर आपके पास जानकारी का अभाव है और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर तैयार करूं। तो मिलते हैं पर्यावरण के अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।